नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे चैनल पर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स होने के दोस्तों नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर, जहां पर कई सारे बच्चे दोस्तों इंतजार कर रहे हैं एग्ज़ाम होने का, उसकी डेट आने का, उसके बाद दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए दोस्तों हम हर दिन आपके लिए अलग अलग टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आते हैं। साथ ही दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी हम आपको लेकर आते हैं, जिससे कि आप इजीली टॉपिक को प्रिपेयर कर पाएँ और दोस्तों अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए दोस्तों उस चैप्टर से रिलेटेड MCQs आने पर। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में भी एक इंपॉर्टेंट दोस्तों सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है दोस्तों कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों तो इस सेगमेंट से भी यहाँ पर कई सारे MCQs पूछे जाते हैं कई सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में, चाहे आप बात करें MSc के लिए या आप बात करें पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं MSc के लिए या पोस्ट बेसिक में एडमिशन लेने के लिए, तो ये जो सेगमेंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इस सेगमेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी टेक्निक के दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कम्युनिकेशन से दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह दोस्तों आपको आंसर करना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही हमारे वो दोस्त जो पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे भी दोस्तों आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। दोस्तों एक और अच्छी खबर आप सभी के लिए, जल्दी दोस्तों हम लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमारी पूरी टीम अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर आपके लिए लाइव सेशंस लेकर आएगी, जिसमें आप 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर पाएंगे हमारी टीम के साथ में। तो ये भी दोस्तों एक बेनिफिट आपको होने वाला है, इसलिए भी दोस्तों वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो आपसे दोस्तों आने वाली वीडियोज़ एंड लाइव सेशंस मिस ना हो। तो देर ना करते हो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और जानते हैं कौन से हैं वो MCQ जो कि आपसे पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन के सेगमेंट से। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम अ नर्सिंग पर्सपेक्टिव। इनमें से कौन सा दोस्तों कम्युनिकेशन से जुड़ी बात सही नहीं है नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से, यानी नर्सिंग के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन है दोस्तों, इट इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज और ओपिनियंस, डज नॉट अफेक्ट पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड, इट इज़ इंटरेक्टिव या ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि कम्युनिकेशन में है दोस्तों ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप बात करें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड ओपिनियन, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, या फिर आप बात करें इंटरेक्शन की, तो दोस्तों ये सभी चीज़ें पार्ट रहते हैं एक कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है द 4 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में दोस्तों जो 4 C आपको देखने को मिलते हैं उनका क्या मतलब होता है। ऑप्शन है दोस्तों, क्लियर, कंसाइज, क्लिनिकल, कंप्लीट, कंप्लीट, केस बाय केस, कंसाइज, करेक्ट, या फिर क्लियर, कंसाइज, करेक्ट, कंप्लीट, या फिर कनॉइज, कॉन्सेंट, करेक्ट एंड कंप्लीट। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लियर, कंसाइज, करेक्ट एंड कंप्लीट। क्या मतलब हुआ दोस्तों, क्लियर कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए, कंसाइज यानी कि एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल अप टू पॉइंट होना चाहिए, करेक्ट यानी कि दोस्तों उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, और कंप्लीट का मतलब है आपका जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो पूरा होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो वो आधा अधूरा हो या उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग हो। तो जो 4 C होते हैं दोस्तों उनका मतलब होता है क्लियर, कंसाइज, करेक्ट एंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द C इन CUS यानी कर्स वर्ड विच कैन बी यूज टू डील विद अ कल्चर ऑफ इंटिमिडेशन स्टैंड्स फॉर, यानी दोस्तों जो वर्ड होता है कर्स, उसमें जो C होता है दोस्तों उसका क्या मतलब होता है या उसका क्या मीनिंग होता है। ऑप्शन है दोस्तों, ए कम्युनिकेट, कंसर्न्ड, कैलकुलेटेड, या फिर कंफर्टिंग, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन कंसर्न्ड। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अ कल्चर ऑफ इंटिमिडेशन विच कैन बी इंटिमिडेटिंग और कंडेंसेंडिंग बिहेवियर अफेक्ट। दोस्तों एक जो कल्चर होता है इंटिमिडेशन का, यानी किसी को भड़काने का, जो कि इंटिमिडेटिंग होता है या कंसेंटेंडिंग होता है, वो किस चीज़ को अफेक्ट करता है। ऑप्शन है दोस्तों, नर्स, पेशेंट, फिजिशियन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। और यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इंटिमिडेशन दोस्तों देखिए किसी के लिए भी हो, सबके लिए एक जैसा ही होता है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा भड़काते हैं, किसी को धमकाते हैं, तो दोस्तों वो
तो वो चाहे नर्स हो, पेशेंट हो, फिजिशियन हो दोस्तों, वो सभी के ऊपर लागू होता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। इनमें से सभी दोस्तों कहीं ना कहीं बैरियर हो सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, लेकिन कौन सा वो एक ऑप्शन है जो कि ऐसा नहीं करता है। ऑप्शन है दोस्तों जनरेशनल डिफरेंसेस, एजुकेशनल लेवल, लार्ज टीम साइज या फिर कोलैबोरेशन। और यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक बैरियर की तरह काम नहीं करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, बल्कि कोलैबोरेशन जो होता है दोस्तों वहाँ पर आप मिलजुल कर हारमोनी में टुगेदर आप लोग होता है नहीं, टुगेदर वी बिल्ड करके एक आपने सुन रखा होगा, साथ में जब आप काम करते हैं तो आप अच्छे से रिजल्ट को अचीव कर पाते हैं। इसलिए कोलैबोरेशन जो है दोस्तों कहीं ना कहीं वो एक बैरियर की तरह आप उसको नहीं देख सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। वहीं बात करें एजुकेशनल लेवल में तो यहाँ पर डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जनरेशनल डिफरेंस हो तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि एक मान लीजिए 50 ईयर्स के हैं, एक 25 ईयर्स के हैं, तो उनके थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, उनके काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं। लार्ज टीम हो तब भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सबको एक साथ फिर आपको हैंडल करना होता है, वहाँ पर डील करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो कोलैबोरेशन है दोस्तों वो एक कहीं ना कहीं बैरियर नहीं होता है, बल्कि एक वो पॉजिटिव चीज़ होती है जो कि और ज़्यादा एड ऑन की तरह काम करती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों नॉन वर्बल बिहेवियर व्हेन एंगेजिंग इन हेल्थ केयर कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। नॉन वर्बल बिहेवियर दोस्तों क्या होता है जब भी हम बात करते हैं हेल्थ केयर कम्युनिकेशन की, तो उसमें किस तरह से दोस्तों नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो एंगेजमेंट का काम करता है। ऑप्शन है दोस्तों पॉस्चर, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि दोस्तों ये सभी कहीं ना कहीं एक नॉन वर्बल बिहेवियर के तौर पर काम करते हैं। चाहे आप बात करें पॉस्चर की, टोन ऑफ वॉइस की या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, तीनों का दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पहुंचाने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सम टेलीफोन रिस्क रिडक्शन टिप्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से दोस्तों जो टेलीफोन के रिडक्शन टिप्स होते हैं उनमें कौन सा वो टिप्स है जो कि ऐसा नहीं है या जो कि ये काम नहीं करता है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन है डेजिग्नेट अ सेपरेट टेलीफोन कॉन्वर्सेशन एरिया, यूज लैंडलाइंस व्हेन पॉसिबल, ओनली लीव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन एन आंसरिंग मशीन, in a voicemail message or with an answering service if patient has provided you with that specific phone number, or update patient telephone numbers on a regular basis। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों, ओनली लीव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन एन आंसरिंग मशीन in a voicemail message or with an answering service if patient has provided you with that specific phone number। सो क्या होगा दोस्तों ये, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की ओर फिर से एक बार चलते हैं। तो क्या बोला गया है, सम टेलीफोन रिस्क रिडक्शन टिप्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। टेलीफोन पे दोस्तों जो भी एक रिस्क हो सकते हैं उनको किस तरह से घटाया जा सकता है किन टिप्स को अपनाकर, उनमें से एक टिप्स दोस्तों ऐसा नहीं है, तो वो है ओनली लीव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यानी आपको सिर्फ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को दोस्तों जो है फ़ोन पर नहीं छोड़ना चाहिए आंसर करते समय या फिर किसी वॉइसमेल मैसेज में, या फिर जब भी आप दोस्तों आंसर कर रहे हो अगर पेशेंट ने आपको कोई जानकारी प्रोवाइड की हो उसके फ़ोन नंबर पर। तो ये चीज़ दोस्तों आपको देखना होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फ़ोन नंबर के थ्रू या वॉइसमेल के थ्रू पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए अगर उन्होंने आपको कोई फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन असिस्ट इन ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर्स इन द वर्क प्लेस। इनमें से कौन से दोस्तों वो स्टेटमेंट हैं या वो जो ऑप्शन है जो कि दोस्तों कम्युनिकेशन बैरियर को कम कर सकते हैं एक वर्क प्लेस पर। ऑप्शन है दोस्तों शेयरिंग नॉलेज, कोलिजियल रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। एंड दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये सभी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम कर सकती हैं अपने वर्क प्लेस पर, अगर आप नॉलेज को शेयर करते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर चलते हैं, या फिर जो डिफरेंसेस हैं दोस्तों उनको आप समझते हैं। तो अगर आप ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके एक पॉजिटिविटी की तरफ काम करता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आता है दोस्तों आपके अंदर, और आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से अपने वर्क प्लेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सम की इंडिकेटर्स ऑफ पेशेंट हु माइट बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉसिबल वायलेंस इंक्लूड।
कौन से दोस्तों वो की इंडिकेशन होते हैं जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं एक पेशेंट को वायलेंस की तरफ बढ़ा देते हैं, जिनमें हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं दोस्तों इंडिकेटर्स? तो हमें देखने को मिलते हैं हिस्ट्री ऑफ अग्रेशन एंड कन्फ्यूजन एंड एजिटेशन in an older patient, asking questions about the treatment suggested, signs of nervousness when an IV is given या फिर removal of alarm bell और bad alarm। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, हिस्ट्री ऑफ अग्रेशन एंड कन्फ्यूजन और एजिटेशन इन एन ओल्डर पेशेंट। तो आपको क्या देखना चाहिए दोस्तों? जो भी पेशेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक वायलेंस की तरफ इंक्लाइंड होते हैं या बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं किसी भी बात पर, या जिन्हें डर नहीं होता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पर आपको चेक करना चाहिए कि उनकी जो हिस्ट्री है, पुरानी बैक हिस्ट्री है, वहाँ पर उनका अग्रेशन कैसा रहा है, कितने कंफ्यूज्ड वो रहे हैं, या कितनी जल्दी जो है वो उग्र हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं। स्पेशली हम बात करें ओल्डर पेशेंट की, जो कि पुराने पेशेंट हैं, तो इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी वायलेंट हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रीटमेंट और अटेम्प्ट्स टू ट्रीट विदाउट कंसेंट में रिजल्ट इन लॉ सूट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्लेम। अगर दोस्तों आप किसी का ट्रीटमेंट जो है वो बिना उसकी मर्जी के या उसके परिवार की मर्जी के दोस्तों शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको कौन से क्लेम्स देखने को मिल सकते हैं? ऑप्शन है दोस्तों, फेलियर टू डायग्नोस, असॉल्ट और बैटरी, फेलियर टू मॉनिटर या फिर डिले इन ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असॉल्ट और बैटरी। क्यों होगा दोस्तों असॉल्ट? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसकी मर्जी के बगैर आप वो ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं या वो ऑपरेशन या प्रोसीजर आप शुरू कर रहे हैं, तो इस तरह से दोस्तों वो असॉल्ट कहलाएगा, वो ट्रीटमेंट नहीं कहलाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, वर्किंग टू इंक्रीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन लीड टू। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से दोस्तों आप किस ओर बढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें आपकी इंप्रूव हो सकती हैं? तो ऑप्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें देखने को मिलता है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ केयर, अ डिक्रीज इन पेशेंट सेफ्टी, लैक ऑफ टीम कोहेसिवनेस या फिर डिक्रीज्ड नर्स सेटिस्फैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ केयर। तो जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है अमंग अदर हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे आप बात करें डॉक्टर्स के बीच में, नर्सेस के बीच, या फिर जो भी टेक्नीशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, तो उनसे जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है, तो कहीं ना कहीं इससे जो क्वालिटी ऑफ केयर है दोस्तों वो भी इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द हैंडओवर प्रोसेस इंक्लूड्स पासिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन केयर गिवर टू अनदर, दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड। यानी कि जो नर्सिंग हैंडओवर होता है दोस्तों, जहाँ पर आप एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे को आप हैंडओवर करते हैं अपनी शिफ्ट ओवर होने के बाद दोस्तों, तो उस हैंडओवर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? ऑप्शन है दोस्तों, सर्विसेज डिलीवर्ड टू द पेशेंट, पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट्स केयर, ट्रीटमेंट एंड एंटिसिपेटेड चेंजेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। और इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि एक दोस्तों नर्सिंग हैंडओवर में सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, चाहे आप बात करें क्या सर्विसेज पेशेंट को दी जा रही हैं, पेशेंट की अभी कंडीशन क्या है, पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके कंडीशन में। तो ये सभी दोस्तों आपको नर्सिंग हैंडओवर में देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सेफगार्ड्स टू हेल्प लिमिट लायबिलिटी इन पेशेंट कम्युनिकेशन बाय फोन एंड ईमेल इंक्लूड। यानी कि दोस्तों उस फ़ोन और ईमेल में क्या क्या आपको देखने को मिलता है जब भी आप पेशेंट कम्युनिकेशन की बात करते हैं लिमिट लायबिलिटी को सेफगार्ड करने के तौर पर या करने के समय। ऑप्शन है दोस्तों, अलाउ एनी स्टाफ मेंबर विद इन द फैसिलिटी टू ऑफिशियली चेंज द प्रोटोकॉल्स वाया ग्रुप ईमेल, रिक्वायर पेशेंट टू साइन ऑफ ऑन ऑल प्रोटोकॉल्स, review protocols annually and maintain discontinued ones, या फिर use a checklist format for protocols। and the correct answer is option D, use a checklist format for protocols। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चेकलिस्ट फॉर्मेट को बनाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए प्रोटोकॉल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जनरेशनल डिफरेंसेस इन द वर्क प्लेस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है दोस्तों वो सही नहीं है जब आप बात करते हैं जनरेशनल डिफरेंसेस के बारे में एक वर्क प्लेस पर। ऑप्शन है दोस्तों, इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट अ वर्क प्लेस कुड हैव अप टू 4 डिफरेंट ऑपरेशंस वर्किंग क्लोजली टुगेदर।
Generational differences can result in frequent misunderstandings and misconceptions. Recognizing the variation in generational perspective is a tool to improve communication. या फिर although different generation vary in age, they all approach their job in the same manner. And the correct answer is option D. Although different generations vary in age, they all approach their job in the same manner. यानी कि दोस्तों हो सकता है उनकी एज में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलें, लेकिन काम करने का जो उनका तरीका होता है, जो उनकी अप्रोच होती है उनके जॉब की तरफ, वो ऑलमोस्ट सेम होती है. तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो डी होगा. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ हैंड ऑफ पॉइंट. इनमें से कौन सा दोस्तों हैंड ऑफ पॉइंट कहलाएगा या उसको हम मान सकते हैं. ऑप्शन है दोस्तों लंच टाइम, नर्सिंग शिफ्ट चेंजेस, ट्रांसफ़र फ्रॉम द एमरजेंसी डिपार्टमेंट टू एन इन पेशेंट सेटिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लंच टाइम. लंच टाइम जो होता है दोस्तों उसको हैंड ऑफ पॉइंट माना जाता है, जहाँ पर आप ब्रेक लेते हैं. तो दैट इज़ ऑप्शन ए लंच टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज. अब इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट क्या होता है दोस्तों. तो ऑप्शन है दोस्तों द वॉलंटरी परमिशन दैट अ पेशेंट और पेशेंट्स लीगल representative gives to the physician or authorized healthcare provider to do something or for that patient after having been apprised of the risk, benefit and alternatives to the proposed test, medication or treatment. नेक्स्ट में पूछा गया दोस्तों द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज और ओपिनियंस, अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या फिर HIPAA वायोलेशन. एंड इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि द लॉन्गर वन. अब लॉन्गर वन में क्या बोला गया दोस्तों, अ वॉलंटरी परमिशन दैट अ पेशेंट और पेशेंट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव गिव्स टू द फिजिशियन और ऑथराइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर. यानी कि एक परमिशन दोस्तों जो कि पेशेंट या पेशेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डॉक्टर को देते हैं, या फिर जो भी ऑथराइज्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उनको देते हैं. सो आगे दोस्तों जो पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाएगा, या जो भी रिस्क होते हैं, जो भी बेनिफिट होते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या टेस्ट किए जाएंगे, क्या दवाइयाँ दी जाएंगी, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों उसमें मेंशन रहती है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन कैन कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ब्रेकडाउन जो है दोस्तों कम्युनिकेशन में हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उनमें से दोस्तों जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन उसमें शामिल नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में शामिल नहीं है. तो वो कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन है दोस्तों इक्विपमेंट फेलियर, मेडिकल एरर, मेल प्रैक्टिस लॉसूट, या फिर HIPAA वायोलेशंस. एंड इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इक्विपमेंट फेलियर. इक्विपमेंट फेलियर जो होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपके हाथ में नहीं होता है, दैट इज़ अप टू द इक्विपमेंट. सो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन है दोस्तों वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इसको नहीं बोल सकते हैं. इक्विपमेंट फेलियर को दोस्तों आप ब्रेकडाउन कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते हैं. बाकी मेडिकल एरर को आप बोल सकते हैं, मेल प्रैक्टिस लॉसूट को बोल सकते हैं, HIPAA वायोलेशन को भी दोस्तों आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर. अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. इनमें से कौन सी दोस्तों इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं. ऑप्शन है दोस्तों परमिट विजिटिंग रिलेटिव्स एक्सेस टू द पेशेंट्स रिकॉर्ड, प्रैक्टिस कॉम्पिटेंट नर्सिंग, फॉलो अप्रोप्रिएट इंसिडेंट रिपोर्टिंग. ऑप्शन बी में पूछा गया दोस्तों कंप्लाई विद योर फैसिलिटीज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, follow IDC 9 CMS guidelines for documentation, do not implement password protection when using computers to document patient care, follow appropriate incident reporting, document your opinions when necessary, comply with Nurse Practice Act or comply with Nurse Practice Act, follow appropriate billing and coding methods, seek additional educational opportunities. So दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कंप्लाई विद नर्स प्रैक्टिस एक्ट. यानी कि दोस्तों जो नर्स प्रैक्टिस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है. अप्रोप्रिएट दोस्तों बिलिंग और कोडिंग के जो मेथड हैं उनको आपको अप्लाई करना है, उनको फॉलो करना है, उसको समझना होगा सबसे पहले आपको. उसके बाद दोस्तों आपको जो भी एडिशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आपको देखते रहना है. तो जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी कंप्लाई विद नर्स प्रैक्टिस एक्ट, फॉलो अप्रोप्रिएट बिलिंग एंड कोडिंग मेथड और सीक एडिशनल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़. तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों अश्योरिंग HIPAA कंप्लाइंस इन इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड इज क्रूशल बिकॉज. अब दोस्तों जो HIPAA कंप्लाइंस होता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स में वो क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में आपको
बताना है। ऑप्शंस देखते हैं दोस्तों। ऑप्शंस में हमें देखने को मिलता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजीज, सिक्योरिटी ब्रीचेस डू हैपन, unintentional distribution of email addresses including sensitive patient information can happen, या फिर all of the above। और इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी दोस्तों कहीं ना कहीं पॉसिबल हैं। चाहे आप बात करें पेशेंट इन्फॉर्मेशन की, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं एक्सचेंज की जा सकती है टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, सिक्योरिटी दोस्तों ब्रीच की जा सकती है, अनइंटेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दोस्तों ईमेल एड्रेसेस का, वो भी दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल सकता है। तो इसलिए जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर व्हेन फॉलोइंग HIPPA प्रोटोकॉल इज टू। जब भी आप दोस्तों HIPPA प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो तो आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी, follow that the healthcare professional before you has done, avoid saying the last name of a patient in public areas but first name is fine, keep a patient's file visible at all times। और इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं आप किसी भी टाइम पर, चाहे आप हेल्थ केयर प्रोफेशन में हो या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको हमेशा कहीं ना कहीं एक्टिव रहना होता है, क्योंकि ज़रा सी भी दोस्तों आपकी कॉम्प्लेसेंसी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस जो है वो कॉजेज़ या सीरियस सिचुएशन को क्रिएट कर सकती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेशेंट केयर। तो यहाँ पर दोस्तों जो अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी है वो सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आज हमने बात की कम्युनिकेशन के सेक्शन से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलते हैं डिफरेंट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर। आगे दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों, और जुड़ें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। तो आपसे कोई भी दोस्तों हमारी आने वाली वीडियोज़ और लाइव सेशंस मिस ना हो। वीडियो में आप सभी अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।